जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जेपी कैंपस ए पाथ टू योर डेस्टिनेशन। आज के सेशन में हम ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ते, जिसको हम लोग रक्त संबंध भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट्स और ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 होने वाला है। तो आइए हम कुछ आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो हाँ दोस्तों, आप भी अपने आज और अभी अपने मंजिल को ढूंढ लीजिए और उस मंजिल के पीछे तब तक दौड़िए, तब तक रेस लगाइए जब तक आप उस मंजिल को पा नहीं लेते हैं। और आप अभी के अभी खुद से इरादा कीजिए कि हम उस मंजिल को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उसको पा नहीं लेते हैं। ठीक है, आते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में से हम पहले समझ लेते हैं कि ब्लड रिलेशन में ये जो बैंकिंग में जो होता है, बैंकिंग में मोस्टली 3 से 5 क्वेश्चंस आता ही है बैंकिंग में। तो ये 3 से 5 क्वेश्चन का ही आता ही है बैंकिंग में। तो ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में कितने तरह का क्वेश्चन पूछता है, कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ब्लड रिलेशन। तो देखिए, ब्लड रिलेशन 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है पजल फॉर्म, मतलब पजल फॉर्म में दिया रहेगा। पजल फॉर्म कहने का मतलब एक पजल चैप्टर अलग है, और वीडियो यहाँ पे ब्लड रिलेशन में पजल क्वेश्चन टाइप जो होता है वो अलग होता है। ये हो गया पहला फॉर्म, यानी पजल टाइप पे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा जो होता है वो होता है आपको कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन, इसको बोल सकते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। और तीसरा जो होता है वो होता है आपको पॉइंटिंग टाइप का, यानी आपको पॉइंटिंग टाइप का कहने का मतलब है कि किसी चित्र के तरफ या फिर किसी फोटो के तरफ या फिर किसी मैन या फिर किसी वोमेन, किसी मेल या फिर फीमेल की तरफ पॉइंट करके जो कहता है ना, उससे वीडियो रिलेटेड होगा। यानी पॉइंटिंग फॉर्म का वीडियो कह रहे हैं, पॉइंटिंग फॉर्म का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये 3 ही फॉर्म का होता है। एक होता है पजल फॉर्म, दूसरा होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, और तीसरा होता है आपका पॉइंटिंग, है ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोटो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनीथिंग एल्स, है ना, उसके बारे में क्वेश्चन एराइज करता है। तो ये 3 टाइप का होता है ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन में आपको 2 चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। 2 चीज़ का, एक क्या जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस में क्या मतलब, जेंडर डिफरेंस में कहने का मतलब एक मेल या फिर फीमेल के बारे में। ठीक है, जो क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया रहेगा उससे आपको पता लगाना होगा। और दूसरा क्या, तो जेनरेशन गैप। ठीक है, जेनरेशन गैप कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ग्रैंडफादर हो गए या फिर ग्रैंड मदर हो गए, उसके बाद मदर या फिर फादर हो गए, उसके बाद आप हो गए यू, उसके बाद फिर सन हो गया ये, उसके बाद फिर सन का जो भी होगा ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर। तो ये आ जाता है सबसे ऊपर, यानी आपका ऊपर वाला जनरेशन। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद ये आप आए, उसके बाद फिर ये, इसी तरह का। यानी जनरेशन गैप में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो 2 चीज़ यहाँ पे बेसिक होता है, एक जेंडर डिफरेंस यानी मेल और फीमेल, और दूसरा हो जाता है जनरेशन गैप, यानी जनरेशन गैप में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है कुछ नोटेशंस की बारे में बात करते हैं। नोटेशंस कहने का मतलब कि अगर मेल है या फिर फीमेल है या फिर कोई पर्सन मतलब कपल है
हस्बैंड और वाइफ है, या फिर जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर सेम जनरेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कुछ नोटेशंस यूज करते हैं। उस नोटेशंस को आप बारीकी से समझेंगे और कॉपी पे नोट डाउन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेल आता है, तो मेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक ट्रायंगल से, या फिर इसको आप प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन में हम प्लस साइन का ही हम यूज करेंगे, इस प्लस साइन का। दूसरा आ जाता है फीमेल। तो फीमेल को आप या तो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और नहीं तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस स्टैंड्स फॉर फीमेल और प्लस स्टैंड्स फॉर मेल। तो हम कहीं भी क्वेश्चन में जब यूज़ करेंगे तो माइनस साइन का ही यूज़ करेंगे, तो आप माइनस से समझ जाएंगे कि ये फीमेल है। तीसरा जो हम यूज़ करेंगे वो मैरिड कपल के लिए यूज़ करेंगे। मैरिड कपल के लिए, तो मैरिड कपल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो मैरिड कपल के लिए हम इस तरह का एरो यानी डबल एरो यूज़ करेंगे। ये दोनों तरफ वाला एरो यूज करेंगे, ये मैरिड कपल के लिए होता है। और हालांकि ये कहीं कहीं प्लस भी ऐड कर दिया जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने सहूलियत के अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते कंसेप्ट वही रहना चाहिए। तो ये हो गया मैरिड कपल। उसके बाद सेम जनरेशन की बात करें, सेम जनरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेम जनरेशन को हम कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसी को हम लोग एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद होगा आपका जनरेशन गैप जब आएगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरेशन गैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जनरेशन गैप को हम लोग डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं, देखिए मेल की बात करें तो इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सपोज मान लीजिए ए मेल है, तो ए के ऊपर हम क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। अगर मान लीजिए कोई फादर है, बी एक फादर है, तो बी के ऊपर हम प्लस डाल देंगे। फीमेल है, कोई फीमेल है तो ए अगर फीमेल है तो ए के ऊपर माइनस डाल देंगे। मैरिड कपल है, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्या है कि ए और बी मैरिड कपल है, ए और बी मैरिड कपल है, तो ए उसमें से हम मान लेते हैं कि फीमेल है तो एक होगा मेल, तो उसमें से मैरिड कपल है तो हम क्या करेंगे, बोथ एरो यानी दोनों तरफ से एरो से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपका ए एंड बी एक मैरिड कपल है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए यहाँ पे वाइफ है और बी यहाँ पे हस्बैंड है, इसको आप प्लस साइन से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस कंसेप्ट वही रहेगा, आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम जनरेशन की बात करें तो जैसे मान लेते हैं ए बी और सी ये तीनों आपस में भाई है, तो भाई है तो कहने का मतलब क्या है, ये ब्रदर है तो सारा क्या है, ये सारा क्या है, मेल है। तो इसको हम लोग ऐसे कॉमा से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी ए बी सी अगर भाई 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 ही है, यानी तीनों आपस में क्या है, ब्रदर ही है, तो ए भी मेल है और ए का भाई भी मेल है और फिर इसका भी ये मेल ही है। तो हम तीनों को हम क्या करेंगे, सेम जनरेशन में अगर आता है तो उसको हम क्या करेंगे, इस कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसी को हम लोग एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जनरेशन गैप आएगा, तो जैसे मान लीजिए कहेगा कि फादर है तो फादर के नीचे आ जाएगा सन, तो हम फादर को हम डाउन एरो और फिर सन लिख देंगे, और सन के नीचे अगर मान लीजिए ग्रैंडसन आया या फिर ग्रैंड डॉटर आया तो हम कुछ इस तरीके से डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ नोटेशंस हो गया जो बेसिक चीज़ है। आपको आप यहाँ पे ट्रायंगल या फिर सर्कल यूज़ करें, हम यहाँ पे प्लस या फिर माइनस यूज़ करेंगे, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस यूज़ करेंगे। तो हर एक जगह क्वेश्चन में हम यही यूज़ करेंगे। आप इसका मतलब मेल और फीमेल समझेंगे। उम्मीद है ये 5 नोटेशंस आप कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो देखिए इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा। इसमें क्या है, इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा। इसमें आपका क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। इसमें आपका कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। इसमें आपको मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इसमें आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ आना चाहिए।
और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन जो होता है हिंदी लैंग्वेज में दिया रहता है वो कुछ फसाऊ टाइप का क्वेश्चन रहता है, और अंग्रेजी में जो क्वेश्चन रहता है वो क्लियर कट क्वेश्चन रहता है, जो आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स के साथ स्पीड प्लस एक्यूरेसी होना चाहिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी होना चाहिए, तभी ही आप सक्सेस कर पाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में अपना टाइम को सेव कर पाएंगे। यानी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों ही होना चाहिए। अब आते हैं तो देखिए, ये जो ब्लड रिलेटिव्स जो होता है, ब्लड रिलेशन जो होता है वो दो प्रकार का रिलेशन हो सकता है। एक होगा ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स मतलब क्या, जो फादर की तरफ से होगा, और एक होगा आपको क्या, इन लॉ रिलेशन, इन लॉ रिलेशन। ठीक है, एक जो ब्लड रिलेटिव्स होगा और एक इन लॉ रिलेशन होगा। इन लॉ रिलेशन कहने का मतलब कि वो हमारा ब्लड तो नहीं है, लेकिन लॉ के अनुसार हम उसको, कानून के अनुसार उसको हम रिलेटिव्स बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या फिर वाइफ हो गई, या फिर सिस्टर इन लॉ जिसको हम लोग साली कहते हैं, तो ये आपका इन लॉ रिलेशन हो जाता है। और ब्लड रिलेटिव्स कहने का मतलब मदर, फादर, आपका सिस्टर, ब्रदर, ये सब क्या हो जाता है, आपका ब्लड रिलेटिव्स हो जाता है। सन, ग्रैंड सन, ये सब ब्लड रिलेटिव्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि ये जो पैटर्नल जो रिलेशन होता है, पैटर्नल रिलेशन, तो पैटर्नल रिलेशन जो भी पापा के तरफ से जो भी रिलेशन होगा वो पैटर्नल रिलेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए पैटर्नल अंकल है ना, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड फादर है ना। पैटर्नल ग्रैंड मदर कहने का मतलब क्या, पापा के माँ। पैटर्नल ग्रैंड फादर कहने का मतलब क्या, पापा के पिता है ना। पैटर्नल अंकल कहने का मतलब क्या, पापा का भाई। उसके बाद आ जाता है मैटरनल रिलेशन, मैटरनल रिलेशन। तो मैटरनल रिलेशन में जो मम्मी के तरफ से, यानी जो माँ के तरफ से जो भी रिलेशन होता है उसको हम लोग मैटरनल रिलेशन कहते हैं। जैसे माँ का भाई क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा, तो मैटरनल अंकल कहेंगे। उसके बाद माँ का पिता क्या कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। माँ के माँ क्या कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो माँ के तरफ से जो भी रिलेशन आएगा वो मैटरनल रिलेशन कहलाएगा, और फादर की तरफ से यानी पापा की तरफ से जो भी रिलेशन आएगा वो पैटर्नल रिलेशन कहलाएगा। हम लोग अब फैमिली ट्री की बात करेंगे। फैमिली ट्री, तो फैमिली ट्री में आप देखिए, इसको हम फैमिली ट्री को कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे यू हैं, तो आपके जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा, तो सिस्टर आ जाएगी, आपके ब्रदर आ जाएंगे, ब्रदर, आपकी वाइफ आ जाएगी, आपकी वाइफ आ जाएगी, ये सब आपका, ये सिस्टर का भाई आ जाएगा है ना। ये सिस्टर का, ये ब्रदर का जो भी वाइफ होगी वो वाइफ आपके ही रिलेशन में, आपके ही जनरेशन में आएगी। उसके बाद हम यू यानी आपके कौन आएंगे, तो फादर आ जाएंगे आपके ऊपर के रिलेशन में, आपके ऊपर के जनरेशन में फादर। उसके साथ मदर आपसे ऊपर वाले जनरेशन में। उसके बाद फादर के जो फादर होंगे यानी ग्रैंड फादर है ना, जिसको हम लोग ग्रैंड फादर कहेंगे, ग्रैंड फादर। और इसमें आ जाएंगे फिर ग्रैंड मदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए जो ग्रैंड फादर हैं और ग्रैंड मदर हैं, तो ये पैटर्नल हो गए। पैटर्नल कहने का मतलब ये फादर की तरफ से यानी पापा की तरफ से जो भी रिलेशन होता है वो पैटर्नल, और मम्मी की तरफ से जो भी रिलेशन होता है वो मैटरनल। आप P फॉर पापा एंड M फॉर मम्मी याद रख सकती है। उसके बाद इधर माँ है, तो माँ का भी यहाँ पे फादर और मदर होंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रैंड फादर, तो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड फादर आ जाएंगे, और इनके मदर भी होंगे, माँ की मदर होंगी, तो वो कहलाएंगी क्या, ग्रैंड मदर।
यानी इनको हम बोलेंगे क्या, मैटरनल ग्रैंड मदर। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। उसके बाद आपका जो सन होगा या फिर जो डॉटर होगी वो आपके नीचे का जनरेशन में आ जाएगी। उसके बाद सन का, मान लीजिए सन का अगर कोई हुआ सन, तो वो आपका कौन कहलाएगा, तो वो आपका ग्रैंड सन कहलाएगा, वो आपका ग्रैंड सन कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, ग्रैंड डॉटर कहलाएगा, ग्रैंड डॉटर कहलाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आप हैं, तो आपका जो भाई है, भाई का मान लीजिए कोई भी सन हुआ, भाई का कोई भी सन हुआ, तो वो आपके लिए निफ्यू या फिर नीस कहलाएगी, है ना। ये निफ्यू या फिर नीस, यानी निफ्यू जो भतीजा होगा वो, और नीस जो भतीजी होगी वो कहलाएगी। तो इस तरह का कुछ फैमिली ट्री होता है, और ये आप लोगों को पहले से ही पता होता है, तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं और अपने कॉपी में क्लियरली नोट डाउन कर सकते हैं। आते हैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मदर मीन्स माँ होता है, फादर मीन्स पिता, ये सब तो आपको पता ही होता है। ग्रैंड मदर मीन्स दादी और नानी दोनों ही होता है, बट ग्रैंड मदर जो पापा की तरफ से है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर, और जो मम्मी की तरफ से है वो मैटरनल ग्रैंड मदर, जिसको हम लोग नानी कहते हैं। फिर ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर दादा, और मैटरनल ग्रैंड फादर वो नाना हो जाते हैं। उसके बाद सन, बेटा, पुत्र, डॉटर, बेटी या फिर पुत्री, अंकल, चाचा। देखिए अंकल मीन्स होता है चाचा भी होता है, मामा भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है और ताऊ भी होता है। लेकिन मामा को हम लोग मैटरनल अंकल कहते हैं, क्योंकि वो मम्मी के तरफ से होते हैं, तो इसलिए मैटरनल अंकल। और जो ये जो चाचा होते हैं वो पैटर्नल अंकल कहलाते हैं, यानी जो पापा की तरफ से होते हैं। उसके बाद अंट मीन्स चाची, मम्मी, मौसी, फुआ या फिर ताई, है ना, तो ये सब आ जाती है। निफ्यू मीन्स भतीजा या फिर भांजा होता है। कजन मीन्स चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई होता है। उसके बाद हस्बैंड मीन्स पति और वाइफ मीन्स पत्नी, ये सब पता ही होगा आपको। मदर इन लॉ मीन्स सास और फादर इन लॉ मीन्स ससुर होता है। सिस्टर इन लॉ मीन्स साली, भौजाई, देवरानी, जेठानी, ये सब होता है। और यहाँ पे सन इन लॉ में दामाद आ जाता है। फादर इन लॉ की बात करें तो ससुर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद डॉटर इन लॉ की बात करें तो पतोहू, नहीं पतोहू आ जाते हैं। और जो ब्रदर इन लॉ की बात करें तो साला, बहनोई और देवर, है ना, ये तीनों ही आ जाता है। स्टेप मदर की बात करें तो सौतेली माँ, स्टेप ब्रदर की बात करें तो ये सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर की बात करें तो सौतेली बहन, ग्रैंडसन की बात करें तो ये पोता या फिर नाती हो जाता है, और ग्रैंड डॉटर की बात करें तो ये पोती या फिर नातिन हो जाता है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिप्ले करके देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में फीड कीजिए कि हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के आगे लेकर। तो जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। क्या कह रहा है? ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी ए बी का पिता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सो देखिए। कह रहा है ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो सबसे ऊपर वाले जनरेशन में कौन आएंगे? फादर। तो ए फादर है, यानी ए यहाँ पे फादर हो गया। अब बताइए ए फादर है तो मेल ही होंगे। ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे बी नीचे चले आएगा, तो हम डाउन एरो से हम इस बी को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जेंडर किसका पता है? सिर्फ ए का पता है, बी का जेंडर पता नहीं है। बी का जेंडर पता नहीं है। बी मेल या फिर फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें
तो ए इज़ द मदर ऑफ बी। ए इज़ द मदर ऑफ बी कहने का मतलब ए ऊपर जनरेशन में आएगा और बी नीचे में, और ए इज़ द मदर ऑफ बी कहने का मतलब ए माँ है तो इसलिए ये फीमेल, और किसकी माँ है तो बी की, तो बी यहाँ पे हो जाएगा डाउन एरो के साथ। तो इसका बताइए फिर से, बी का जेंडर पता नहीं है तो बी का जेंडर डिफाइंड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ए का जेंडर डिफाइंड है, यानी ए का सिर्फ जेंडर पता है और वो जेंडर क्या है तो फीमेल है। आते हैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है ए इज सन ऑफ बी, यानी ए बी का सन है, मतलब अपर जनरेशन में कौन आएगा बी, तो ए बी का सन है यानी बी ऊपर होगा और ए नीचे होगा। अब बताइए ए किसका सन है बी का, यानी सन है मतलब क्या ए मेल होगा, लेकिन ये बी मदर है या फिर फादर है ये क्या डिफाइंड है क्या, नहीं है, यानी इसका जेंडर पता नहीं है, यानी बी का जेंडर पता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ए का जेंडर पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अभी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो मेल और फीमेल और जेंडर किसका यहाँ पे डिफाइंड है, किसका पता चल रहा है, उसको हम उसके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ए एंड बी आर ब्रदर्स, यानी ए और बी ब्रदर्स है। तो बताइए यहाँ पे ए, अब देखिए यहाँ पे क्या ऊपर नीचे जनरेशन है क्या, नहीं है। ए एंड बी आर ब्रदर्स यानी आपका भाई आप ही के जनरेशन में आएगा ना, तो ए एंड बी आर ब्रदर्स है यानी ए भी मेल है और बी भी मेल है, और ये आप ही का जनरेशन है, एक ही जनरेशन का है, इसलिए हम इसको कॉमा से रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी ये सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए एंड बी दोनों ही ब्रदर्स है, इसलिए हम इस दोनों का ही जेंडर पता है, और दोनों ही जेंडर क्या है मेल जेंडर है, यानी मेल है, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर्स कह रहा है। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, जहाँ पर कह रहा है कि ए जो है वो बी का सिस्टर है, यानी ए इज अ सिस्टर ऑफ बी कहने का मतलब ए सिस्टर है किसका बी का। तो यहाँ पर सिर्फ ए का जेंडर पता है, बी का जेंडर पता नहीं है। ए इज सिस्टर ऑफ बी यानी ए सिस्टर है बी का, लेकिन बी क्या है, बी मेल है या फिर फीमेल है ये पता नहीं है। तो यहाँ पर सेम जनरेशन में है इसलिए हम यहाँ पे कॉमा डाल दिए। फिर कह रहा है बी इज ब्रदर ऑफ ए। अब बताइए ये जो बी है वो किसका ब्रदर है, ए का, तो बी ब्रदर है, यानी कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे ब्रदर यानी बी क्या है मेल है। तो आपको अब यहाँ पे दोनों का ही जेंडर पता चल गया है, ए का भी और बी का भी, यानी ए हो गई फीमेल और यहाँ पर बी हो गया मेल। तो यहाँ पे दोनों ही का जेंडर डिटरमाइंड है। उसके बाद बात करते हैं ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। ए इज़ द वाइफ ऑफ बी यानी ए जो है वो बी की वाइफ है। तो ए इज़ द वाइफ ऑफ बी कहने का मतलब ए क्या है वाइफ है, तो यहाँ पे फीमेल है, और यहाँ पर किसकी वाइफ है तो बी का। तो बताइए ये बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा। तो बताइए कि एक इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी एक महिला एक पुरुष से ही शादी करेगी, कभी भी एक महिला से शादी नहीं करेगी, या फिर कभी भी एक पुरुष से शादी नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको लागू कह दिया है कि एक मेल से शादी कर सकता है। तो खैर वो सिलेबस से आउट है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। तो एक इस ब्लड रिलेशन में एक फीमेल मेल से ही शादी करेगी और एक मेल फीमेल से ही शादी करेगी, ठीक है। उसके बाद है ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। देखिए पैटर्नल अंकल मतलब जो पापा के तरफ से जो रिलेशन होता है पैटर्नल, और अंकल मीन्स चाचा, ठीक है।
तो कह रहा है ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, यानी ए क्या है, बी का पैटर्नल अंकल है, मतलब ए बी का चाचा है। तो बताइए ए बी का चाचा है तो बी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर हम ए लिख देंगे, यहाँ पे चाचा हो गया। नहीं, ये आपके ऊपर सिर्फ मदर और फादर ही हो सकते हैं, ये आपका डायग्राम गलत हो गया। आपके ऊपर सिर्फ मदर और फादर ही हो सकते हैं। इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो ये बी है और बी के अंकल ए हैं, इसका मतलब बी के कोई फादर होंगे और फादर का भाई ए होंगे और वही ए इसके लिए कौन कहलाएंगे तो पैटर्नल अंकल कहलाएंगे। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि इस तरीके से। अगर इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे जो देखेगा वो सीधा कहेगा कि ए जो है वो बी का क्या है तो फादर है, क्योंकि आप इसके जस्ट ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। अब देखिए मैटरनल मतलब कि जो माँ की तरफ से रिलेशन होता है, तो ए जो है वो मैटरनल अंकल ऑफ बी है, यानी क्या, बी की माँ होगी, बी की यहाँ पे कोई माँ होगी और माँ का भाई मैटरनल अंकल यानी मामा, तो माँ का जो भी यहाँ पे भाई होगा यानी भाई ए है, तो यहाँ पे माँ का भाई बी के लिए क्या कहलाएगा, मैटरनल अंकल यानी मामा कहलाएगा। तो करेक्ट यहाँ पे डायग्राम हो गया आपका, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप फोकस करके देखिए। आते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी। क्या बोले, ए ग्रैंड फादर है बी का, तो ग्रैंड फादर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी दादाजी। तो ए जो है वो बी का दादाजी है, इसका मतलब बी के का सीधा लिख देंगे, नहीं, बी के कोई फादर होंगे, फादर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, फीमेल भी हो सकती है। तो ए को कोई फादर होंगे और इसके फादर के फादर ए हैं, इसीलिए यहाँ पर ए जो है वो ग्रैंड फादर हो गए किसके, बी के। अब बताइए यहाँ पर सिर्फ ए का जेंडर डिटरमाइंड है, क्या बी का जेंडर डिटरमाइंड है, क्या नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ए का जेंडर डिटरमाइंड है, बी का जेंडर डिटरमाइंड नहीं है। उसके बाद आते हैं ए इज अ मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ बी। अब मैटरनल मतलब क्या, जो मम्मी के तरफ से रिलेशन होता हो, यानी ए इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ बी। इसका मतलब देखिए डायग्राम कैसे बना रहे हैं, तो बी की कोई मम्मी होगी और मम्मी के कोई पापा होंगे और वही तो पापा ए है। आया समझ। तो यहाँ पर ए का जेंडर डिटरमाइंड है, मैटरनल ग्रैंड फादर है, तो ए का जेंडर डिटरमाइंड है और ए जो है वो बी के मैटरनल ग्रैंड फादर है, लेकिन बी का जेंडर डिटरमाइंड नहीं है। तो बताइए किसका जेंडर डिटरमाइंड है, तो सिर्फ और सिर्फ ए का जेंडर डिटरमाइंड है, बी का जेंडर डिटरमाइंड नहीं है। ठीक है, आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से पहले और भी कुछ है, जैसे देख लिए, कह रहा है ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। मतलब ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी कहने का मतलब कि ए जो है वो डॉटर इन लॉ मीन्स होता है बहू या फिर पतोहू जो कहते हैं, वो ए जो है वो डॉटर इन लॉ है बी का मतलब बी का डॉटर इन लॉ है, तो बी का कोई क्या होगा, सन होगा, और इस सन से शादी किया होगा कौन, शादी की होगी कौन, ये ए, तभी तो ए डॉटर इन लॉ होगी। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी कहने का मतलब ए जो है वो डॉटर इन लॉ बी का है, मतलब बी ऊपर में होगा और बी का कोई संतान होगा, सन होगा और ये सन जो है वो ए से शादी किया होगा, तभी तो ये ए जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको डॉटर इन लॉ।
तो बताइए यहाँ पे जेंडर किसका डिटरमाइंड है? जेंडर सिर्फ और सिर्फ ए का डिटरमाइंड है। ये बी क्या है? ये बी आपका मदर है या फिर फादर है, ये कोई डिटरमाइंड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जेंडर किसका पता है? तो ए का पता है। उसके बाद ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, यानी ए क्या है? सन इन लॉ ऑफ बी है। तो आप यहाँ पे ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी कहने का मतलब कि बी की कोई डॉटर होगी और इसके डॉटर से ए शादी किया होगा, तभी तो ए सन इन लॉ कहलाएगा बी का। सन इन लॉ मतलब होता है दामाद। ठीक है, आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए इज बीज डॉटर, यानी ए किसका डॉटर है? तो ए इज बीज डॉटर, यानी ए जो है वो बी का डॉटर है, यानी बी ऊपर में आ जाएगा और ए जो है वो बी का डॉटर है। तो ये डॉटर मीन्स क्या? यानी ये फीमेल है। उसके बाद कह रहा है बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी की माँ है, मतलब बी जो है वो सी की माँ है, मतलब सी यहाँ पे आएगा और ये माँ हो जाएगी। बी इज सीज मदर। उसके बाद कह रहा है डी इज सीज ब्रदर, यानी डी जो है वो सी का क्या है? ब्रदर है। डी इज सीज ब्रदर, यानी डी सी का भाई है। डी सी का भाई है, यानी इसी के जनरेशन में आएगा डी, यानी डी भाई है किसका? सी है, सी का। उसके बाद कह रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, यानी हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, यानी डी का ए से क्या संबंध है? डी ए से कैसे संबंधित है, या फिर डी का ए से क्या संबंध है? तो ये डी का ए से क्या संबंध है? तो बताइए डी क्या है? डी है मेल और ये सेम जनरेशन में है, इसलिए ये डी का ए से संबंध क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्या? ब्रदर। यानी डी जो होगा वो ए का कौन होगा? तो ब्रदर होगा। ठीक है, ब्रदर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P इज क्यूज ब्रदर, यानी P जो है वो Q का भाई है। तो P इज क्यूज ब्रदर मतलब P हो गया मेल और Q का भाई है, तो Q चूंकि सेम जनरेशन में आएगा इसलिए हम इसको कॉमा से रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन बताइए Q का क्या जेंडर यहाँ पे डिटरमाइंड है क्या? नहीं, सीधा कह रहा है कि P इज क्यूज ब्रदर, P जो है वो Q का भाई है। अब ये Q क्या है? मेल है या फिर फीमेल है, इसका अता पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। R इज क्यूज मदर, यानी R जो है वो Q की माँ है, R Q की माँ है, तो ये फीमेल है। उसके बाद S इज R's फादर, यानी S जो है वो R के पिता हैं। तो S जो है वो R के पिता है, मतलब S क्या है? मेल है, इसलिए इसके ऊपर हम प्लस साइन दे देंगे। T इज S मदर, यानी T जो है वो S की माँ है, T जो है वो S की माँ है। तो यहाँ पे फिगर थोड़ा ऊपर चला गया है, तो इसको हम फिर से नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S, और फिर यहाँ पे करा था T इज S मदर, यानी T जो है T वो S की माँ है। तो बताइए S की माँ है मतलब T का जेंडर क्या होगा? फीमेल। तो कह रहा है हाउ इज P रिलेटेड टू T, यानी ये जो P है, P वो T से इसका क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पे कितना जनरेशन गैप है, 1 2 3 4। अब बताइए ये P की माँ के फादर, P के माँ के फादर मैटरनल ग्रैंडफादर, और मैटरनल ग्रैंडफादर की माँ। तो बताइए इसका रिलेशन पूछ रहा है P का, तो यहाँ पे ग्रैंडसन नहीं होगा, ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा, है ना। ग्रैंडसन तब होता जब ये S
यहाँ पे पूछता है कि P का S से क्या संबंध है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रैंडसन हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि P का ये T से क्या संबंध है, तो यहाँ पर ग्रैंडसन से भी ऊपर हो गया, यानी ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा, तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ग्रेट ग्रैंड डॉटर तो होगा नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी ए बी की सिस्टर है, तो ए क्या है, फीमेल है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, लेकिन बी का जेंडर डिटरमाइंड नहीं है। आगे पढ़ते हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, यानी बी जो है वो सी का भाई है, तो बी जो है वो सी का भाई है, तो सी भी इसकी जनरेशन में आएगा। तो बी जो है वो सी का भाई है, तो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन सी का भी अभी जेंडर पता नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं, सी इज द सन ऑफ डी, यानी ये जो सी है वो किसका सन है, तो डी का है। अब बताइए सी जो है वो डी का सन है, मतलब सन है तो क्या है, मेल ही है ना। लेकिन डी क्या है, मदर है या फिर फादर है, इसका कोई पता नहीं है। ये जो डी है वो दोनों ही हो सकता है, मदर भी हो सकता है या फिर फादर भी हो सकती है, सॉरी मदर भी हो सकती है या फिर फादर भी हो सकता है। अब कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, यानी डी का ए से क्या संबंध है, यानी इस डी का ए से क्या संबंध है। बताइए डी का सन का भाई की बहन, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो क्या होगा, डी का ए से क्या संबंध है। तो देखिए ये डी का ए से क्या संबंध है, तो आप बताइए। यहाँ पे एक बात बताइए, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, तो बताइए डी का रिलेशन पूछ रहा है ए से, तो डी यहाँ पे जेंडर डिटरमाइन है क्या, यहाँ पर क्या डी मेल है या फिर फीमेल है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी आता पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि डी या तो माँ हो सकती है या फिर पिता हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे मदर है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे डॉटर है, यहाँ पे अंकल है। ये तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदर। आया समझ। तो देखिए अगर ऑप्शन कुछ ऐसा रहता, अगर रहता मदर, यहाँ पे रहता डॉटर, यहाँ पे रहता सन, और यहाँ पे रहता अंकल, और यहाँ पे हो जाता अगर नन, तो हम क्या करते, यहाँ पे जो नन होता है ई में, हम नन में टिक लगा देते, ऑप्शन अगर ऐसा रहता तो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नन नहीं है, और यहाँ पे जेंडर भी डिटरमाइंड नहीं है, लेकिन इसमें से कोई एक हो सकता है, तो हम क्यों मदर में लगा देंगे, मदर में ही ना लगाएंगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हम ऑप्शन खाली भी तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मदर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल है, आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एज ब्रदर इज बी, यानी ए का भाई कौन है, बी है, यानी ए का भाई कौन है, तो बी है, यानी बी का जेंडर पता है, ए का जेंडर पता नहीं है। कह रहा है हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। अब देखिए ये जो हुज जो वर्ड आया है ना, वो हुज किसके लिए आता है, तो बी के लिए आता है। अगर यहाँ पे हुज के जगह पे अगर एंड रहता, एंड, तो वो एंड किसके लिए आ जाता, तो ये फर्स्ट के लिए आ जाता, ए के लिए आ जाता। ठीक है, तो कह रहा है एज ब्रदर इज बी, यानी ए का भाई बी है। एज ब्रदर इज बी कहने का मतलब ए का बी, यानी ए का भाई बी है। कह रहा है कि हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, जिसका ओनली सिस्टर, तो ओनली सिस्टर कौन होगा, ओनली सिस्टर कौन होगा, तो ओनली सिस्टर तो यही ना होगा, ए, क्योंकि सिर्फ ओनली सिस्टर है, मतलब ब्रदर नहीं है। तो हुज ओनली सिस्टर, कह रहा है कि हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, यानी ये सी की माँ है, ये सी की क्या है, माँ है।
कह रहा है डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, यानी डी जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है किसका? सी का। तो सी की माँ होगी तभी तो मैटरनल ग्रैंड मदर हुई, यानी डी का यहाँ पे हमको मैटरनल ग्रैंड मदर है, इसलिए इसका जेंडर क्या होगा? फीमेल। उसके बाद कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी ये जो ए है वो डी से कैसे संबंधित है? ए का संबंध पूछ रहा है किससे? डी से। तो ए जो है वो ए फीमेल है और इसके ऊपर जो है वो भी फीमेल है, यानी ए जो है वो कौन है? तो यहाँ पे डॉटर है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी। आया समझ? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज द फादर ऑफ R, यानी P जो है वो फादर है R का। P इज द फादर ऑफ R, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? हम यहाँ पे लिख लेंगे P इज द फादर ऑफ R, मतलब P क्या है? मेल है, और किसका फादर है? तो R का फादर है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बट R इज नॉट हिज सन, लेकिन R उसका सन नहीं है। तो R सन नहीं है तो बताइए कौन है? डॉटर ही ना होगी, कि मेल और फीमेल के अलावा और भी इसमें हम ट्रांसजेंडर कर देंगे, न्यूट्रल जेंडर कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। ब्लड रिलेशन में सिर्फ मेल और फीमेल ही, ये न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर ये सब नहीं होता है। अब आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए, वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, वो सब एक्सेप्शन है। तो बट आर इज नॉट हिज सन। उसके बाद कह रहा है टी इज डॉटर ऑफ आर, यानी टी आर का डॉटर है, आर की डॉटर है, यानी टी जो है वो आर का डॉटर है। तो ये क्या हो जाएगा? टी का जेंडर फीमेल। यू इज द वाइफ ऑफ पी, यानी यू जो है वो किसकी वाइफ है? तो पी का। तो बताइए हम एक कपल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। तो यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो यू को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये यू का जेंडर क्या है? फीमेल है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, यानी क्यू जो है वो आर का ब्रदर है। तो ब्रदर है तो इसी के जनरेशन में आएगा, तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर कहने का मतलब क्यू यहाँ पे है, इसको प्लस लिख देंगे क्योंकि वो मेल है, ब्रदर है। उसके बाद कह रहा है एस इज द सन ऑफ क्यू, एस जो है वो क्यू का सन है, यानी एस जो है वो क्यू का सन है। इसका मतलब एस कहीं ना कहीं नीचे होगा, एस क्यू का सन है, तो ये क्यू यहाँ पे है तो इसका सन जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी एस यहाँ आ जाएगा और एस का यहाँ पे सन है तो यहाँ पे मेल कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भी इज द वाइफ ऑफ क्यू, यानी भी जो है वो किसकी वाइफ है? क्यू की, यानी यहाँ पे होगी वाइफ को, हम लोग हस्बैंड वाइफ को इस तरह के रिप्रेजेंट करते हैं, भी इज द वाइफ ऑफ क्यू। उसके बाद कह रहा है डब्लू इज द फादर ऑफ भी, यानी डब्लू जो है वो भी का फादर है। तो डब्लू क्या है? डब्लू इज द फादर ऑफ भी, तो डब्लू किधर है? ये डब्लू यहाँ पे हो जाएगा, तो डब्लू इज द फादर ऑफ भी, यानी डब्लू कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो डब्लू इज द फादर ऑफ भी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें। हु इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू का फादर इन लॉ कौन है? फादर इन लॉ मीन्स क्या होता है? ससुर, यानी क्यू का ससुर कौन है, यानी फादर इन लॉ कौन है? तो यहाँ पर क्यू है और क्यू का फादर इन लॉ कौन कहलाएगा? तो क्यू के पत्नी का जो बाप होगा, पिता, वही ना फादर इन लॉ कहलाएगा। तो फादर इन लॉ कौन कहलाएगा? तो डब्लू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद कह रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, यानी एस का टी से क्या संबंध है? तो एस यहाँ है और टी से कह रहा है कि क्या संबंध है। तो देखिए दोनों सेम जनरेशन में आ रहा है, इसलिए आंख बंद करके यहाँ पे हम क्या कर देंगे? कजन कर देंगे। देखिए सिस्टर नहीं, यहाँ पे ये एस तो सिस्टर है नहीं,
कजन सीधा कहेंगे। क्यों? क्योंकि एस की माँ के भाई की का बेटा बेटी कजन ही कहलाएगा ना। चचेरा ममेरा फुफेरा भाई कौन कहलाता है? कजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि ए इज द अंकल ऑफ बी। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए है बी का अंकल है, यानी बी के कोई पापा होंगे और पापा के कोई भाई होंगे तो भाई ए ही ना होंगे, तभी तो ए बी का कौन कहलाएंगे? अंकल कहलाएंगे। अब कह रहा है हु इज द डॉटर ऑफ सी। अब देखिए ये जो हु या फिर हुज या फिर हुम जो होता है वो इसके लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे एंड होता तो ये एंड किसके लिए आता? ए के लिए आता, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो कह रहा है हु इज द डॉटर ऑफ सी, यानी बी जो है वो सी का डॉटर है। ये जो बी है वो सी का डॉटर है। तो क्या हम सी यहाँ पे लिखेंगे? इस जगह पे नहीं, यहाँ पे नहीं रख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सी, यानी बी जो है वो सी का डॉटर है। अब बताइए कि बी का बाप कौन है? यहाँ पे कोई है? बी जो है बताइए वो किसका डॉटर है? तो ये सी का। तो बताइए ये आपस में पति पत्नी होगी, यानी अगर ये मेल है तो ये जरूर ही फीमेल होगी। आगे कह ही रहा है एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, और सी जो है वो डॉटर इन लॉ है पी का। डॉटर इन लॉ कहने का मतलब पतोहू यानी बहू। बहू कहने का मतलब कि ये सी का हस्बैंड का जो बाप होगा यानी पापा होंगे, फादर होंगे, वो कौन होंगे? तो पी होंगे। ठीक है, पी। तो क्या कह रहा है? सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। अब देखिए ये जो पी है, पी यहाँ पे मेल है या फिर फीमेल है ये डिटरमाइंड नहीं है। ठीक है, तो डिटरमाइंड नहीं है तो यहाँ पे मेल या फिर फीमेल दोनों ही हो सकता है पी। अब कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। ए का पी से क्या संबंध है? तो ये ए का पी से क्या संबंध है? देखिए ए का पी से क्या संबंध है? तो ए जो है वो इसका भाई है। किसका? ये इसका। ए इसका भाई है और अपने भाई के यहाँ पे मम्मी या फिर पापा, मतलब यहाँ पे जेंडर कैरेक्टराइज नहीं है इसलिए मम्मी पापा दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए के मम्मी या फिर पापा हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। तो ए पूछ रहा है कि ए पी से कैसे रिलेटेड है, तो ए क्या हो जाएगा? सन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, यानी बी जो है बी वो किसका हस्बैंड है? तो पी का हस्बैंड है, यानी अगर बी हस्बैंड है तो पी ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक वाइफ हो जाएगी। अब कह रहा है क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। अब देखिए यहाँ पे क्यू का रिलेशन नहीं है और ना ही यहाँ पे ई का रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम लोग अलग रिलेशन बना लेंगे। तो कह रहा है क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, यानी ई का ग्रैंडसन कौन है? तो क्यू है। देखिए तो ई का यहाँ पे या तो सन होगा या फिर डॉटर होगी, और सन या फिर डॉटर का जो सन होगा वही तो ग्रैंडसन कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन है सन? तो यहाँ पे क्यू है ग्रैंडसन। आया समझ? फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। क्यू जो है वो एकमात्र पोता है, तो किसका? ई का। तो ई का कोई बेटा या फिर बेटी होगी और उसका पुत्र होगा, वही तो उसका ग्रैंडसन कहलाएगा। तो यहाँ पर मेल या फिर फीमेल दोनों हो सकती है। कह रहा है हु इज द वाइफ ऑफ डी। देखिए तो हु किसके लिए आया? फिर ई के लिए आया। तो बताइए ई, अब यहाँ पे जो ई है कह रहा है कि हु इज द वाइफ ऑफ डी, यानी ई यहाँ पे जो है वो वाइफ है किसका? डी का, यानी यहाँ पे ऐसा डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मेल। उसके बाद कह रहा है एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। तो देखिए ये एंड बताए थे ना, ये एंड किसके लिए आया? क्या डी के लिए आया? नहीं, ये एंड जो आया वो किसके लिए आया? तो ई के लिए आया। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है एंड मदर इन लॉ ऑफ पी,
यानी ई जो है वो किसका मदर इन लॉ है, तो पी का। यानी ई जो है वो किसका मदर इन लॉ है, तो पी का। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोई होगा ये शादी किया होगा किससे, पी से, तभी तो पी मदर इन लॉ होगा, नहीं। उसके बाद कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे हम एक रिलेशन निकाल चुके थे। पी यहाँ पे फीमेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा वो कौन होगा, बी ही होगा ना। यानी बी का जेंडर पता चल गया, बी का जेंडर पता चल चुका है, तो बी क्या है, मेल है। बी क्या है, तो बी है मेल। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। यही होता है, आप जिसका रिलेशन इसमें नहीं मिलता है उसको आप सेपरेट बना लीजिए। तो ये आपका आ गया रिलेशन। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहे हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, यानी बी का डी से क्या संबंध है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, यानी बी के मदर का पति क्या कहलाएगा, बी के मदर का पति कौन कहलाएगा। बी का रिलेशन पूछ रहा है, तो बी डी का कौन कहलाएगा, तो बी डी का कौन कहलाएगा, तो सन कहलाएगा। यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आया समझ। यहाँ पे बी का रिलेशन पूछ रहा है डी से, ना कि डी का रिलेशन पूछ रहा है बी से। तो बी का रिलेशन पूछ रहा है डी से, तो बी डी का कौन है, तो सन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज फादर ऑफ सी, यानी ए जो है वो सी का फादर है, तो सी यहाँ लिख दिए। उसके बाद कह रहा है एंड डी इज सन ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे ए और ना ही बी, यहाँ पे ना ही डी है और ना ही बी है, तो इस रिलेशन को हम अलग बना लेंगे। तो डी इज सन ऑफ बी, यानी डी जो है वो सन है किसका, बी का। तो कुछ इस तरह बना लेंगे। कह रहा है ई इज ब्रदर ऑफ ए, यानी ई जो है वो ए का ब्रदर है, तो हम ई यहाँ पे बना लेंगे, और ये ब्रदर है ए का, तो सेम जनरेशन है तो कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे। आया समझ। उसके बाद कह रहा है इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, कह रहा है कि अगर सी जो है वो डी का सिस्टर है। कह रहा है इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, यानी इस डी को हम यहाँ उठा लेते हैं, तो बताइए इसके ऊपर कौन है, बी है ना। तो एक बात बताइए यहाँ पे, अगर सी का बाप कौन है, ए, और डी का यहाँ पे कौन है ये पता नहीं है, लेकिन डी जो है वो किसका सन है, तो बी का। तो बताइए ये आपस में क्या होगा, पति पत्नी ना। अगर देखिए कैसे पति पत्नी होगी, तो ये सी जो है वो डॉटर है किसका, ए का। यहाँ पर जो डी है वो सन है किसका, बी का। ये सी और डी भाई बहन है, इसका मतलब ए और बी क्या होगा, आपस में पति पत्नी, और ए अगर पति है तो बी पत्नी होगी। यही तो था। उसके बाद कह रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ये बी का ई से क्या संबंध है, ये बी का ई से क्या संबंध है। देखिए बी के भाई का भाई, यानी ये बी इसके क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, नहीं लगेगी। हाँ सिस्टर इन लॉ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना। देखिए कल्याणी जो है, कल्याणी वो मदर इन लॉ ऑफ वीना है, मतलब यहाँ पे कल्याणी का कोई पुत्र होगा और पुत्र से ये शादी की होगी वीना। ठीक है। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, मतलब हु किसके लिए यूज हुआ है, तो वीना के लिए। कितना बार बताएं पीछे क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, यानी ये जो होगा अशोक, ये वीना के हस्बैंड का भाई होगा। उसके बाद कह रहा है धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, यानी धीरज जो है वो सुदीप का फादर है। तो इसमें कहीं नहीं धीरज है, तो यहाँ पे इसको अलग लिख लेंगे। धीरज इज फादर ऑफ सुदीप, तो सुदीप को यहाँ पर लिख लेंगे। अब कह रहा है द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक,
जो सुदीप जो है ना वो अशोक का ओनली ब्रदर है, तो अशोक यहाँ है तो इसका ओनली ब्रदर कौन होगा, तो सुदीप ही होगा ना, सुदीप। आया समझ। असुदीप का बाप कौन, तो धीरज। असुदीप के माई कौन, तो कल्याणी। मतलब धीरज और कल्याणी आपस में कौन, पति पत्नी। बहुत बढ़िया समझे। तो इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब कह रहे हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। अब ये कल्याणी जो है वो अशोक की कौन लगेगी, तो जाहिर सी बात है ना, मम्मी लगेगी। यानी कौन लगेगी, कौन लगेगी न, यहाँ पे माँ नहीं है, कजन है, वाइफ है, अंट है, मदर इन लॉ नन है, तो यहाँ पे हम नन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, मदर होगा, और मदर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, नन लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा इज द नीस ऑफ आशीष। यानी शोभा जो है वो आशीष की नीस है। मतलब शोभा के कोई फादर होंगे, और फादर के यहाँ पे कौन होंगे, आशीष भाई होंगे, तभी तो ये आशीष की नीस शोभा कहलाएगी। आया समझ। उसके बाद कह रहा है आशीष मदर इज प्रिया। आशीष की माँ कौन है, तो प्रिया है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कमला इज प्रियाज मदर। कमला कौन है, तो प्रिया की माँ है, तो यहाँ पे कमला लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कमलाज हस्बैंड इज हरी। यानी कमला के हस्बैंड कौन है, तो हरी है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी। यानी कृष्णा जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, हरी के। यानी कृष्णा जो है वो मदर इन लॉ है हरी का, नहीं मदर इन लॉ। क्या कह रहा है, कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी। यानी देखिए कृष्णा जो है वो मदर इन लॉ है किसका, हरी का। मतलब कि कमला जो है, कमला की माँ कौन होगी, कृष्णा, और कृष्णा जो है वो मदर इन लॉ किसकी है, हरी की, हरी का। तो कह रहा है हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरी। ये शोभा, ये जो शोभा है वो हरी से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए शोभा, शोभा जो है वो हरी से कैसे रिलेटेड है। तो ये शोभा देखिए यहाँ से हम कहेंगे तो ये शोभा जो है वो अपने पापा के माँ के हस्बैंड की कौन लगेगी शोभा, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर लगेगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। अगर नहीं समझ में आया होगा कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही फीड करें। और ये आपको सेशन कैसा लगा आप ज़रूर फीडबैक दें, ताकि फिर से आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।